अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आपके होने लगे इम्तिहान, असातिज़ा पे भी बढ़ने लगा है प्रेशर, क्योंकि टीचर्स भी करते हैं बहुत ज्यादा मेहनत अपने बच्चों के साथ, रहनुमाई करते हैं उनकी। और क्या होता है, ना सिर्फ ये इम्तिहान स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं बल्कि टीचर भी साथ साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि कंपटीशन हर जगह मौजूद है। तो बहरहाल आज आपके लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, आपको मैं कहना चाहूंगा कि आपके इम्तिहान के लिए बेस्ट विशेस, ढेर सारी दुआएं, आप बहुत सारी करें मेहनत, और इंशाल्लाह आपको मिले, अल्लाह ताला करे कि उससे भी ज्यादा आपको बदला मिले जो आप यानी मेहनत कर चुके हैं। तो इम्तिहान के दौरान भी कुछ रहनुमाई की जरूरत पड़ती है, तो आज की वीडियो उस रहनुमाई के लिए, और कुछ सैंपल पेपर मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि जिनके जरिए से कुछ हो सकता है, आपके दिल में कुछ नया आइडिया आ जाए और आपके एग्जाम में आपकी जो परसेंटेज है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाए। तो बहरहाल पहले नंबर पे तो कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा, छोटी सी टिप्स हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो उनमें पहली टिप ये है कि आपने कंपटीशन भूल जाना है। आपने नहीं सोचना कि मेरे भाई से मेरा कंपटीशन है, जो बड़ी बहन डॉक्टर है या इंजीनियर है भाई, उसका मेरे साथ कंपटीशन है, उससे ज्यादा नंबर लेने हैं। और वो जो जिसके आपका मुकाबला चल रहा है, आपके दोस्त, आपका कोई भी दुश्मन, ठीक है ना, मतलब दुश्मन तो नहीं होता, बहरहाल राइवल्स होते हैं। तो आपने इन सारी सोचों को निकाल कर बाहर फेंक देना है। आपने बिल्कुल ऐसा सोचना ही नहीं है कि यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपके एग्जाम के अंदर आपको थोड़ा सा भी डेविएट करे, वो आपने दिमाग से निकाल देनी है। तो अब जो आपका मुकाबला है और आपकी जो फुल जो आपने परफॉर्मेंस देनी है, उसको, वो चीज क्या है, मतलब उस चीज को आप कैसे हैंडल करोगे एग्जाम के अंदर, वो चीज है आपकी कोऑर्डिनेशन। क्योंकि वो कौन सी कोऑर्डिनेशन, देखें दो चीजों की कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हैं वैसे आप बायोलॉजी में। एक आपके हैंड यानी मसल्स की कोऑर्डिनेशन, किसके साथ, आपके ब्रेन के साथ, यानी आपके नर्व्स और आपके मसल्स सही काम करने चाहिए। अगर ये नर्व और मसल बिल्कुल सही तरह से काम करते रहेंगे तो आप यकीन माने आपको कोई नहीं रोक सकता आगे जाने से। क्योंकि आपने काफी ज्यादा फील किया होगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन स्टूडेंट्स का क्या होता है कि अच्छी तैयारी नहीं होती उनकी, लेकिन उनके नंबर अच्छे आ रहे होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ओहो बहुत तैयारी थी, लिख नहीं पाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। यानी कि तैयारी उनकी होती है, लेकिन क्या होगा, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि वो लोग उस वक्त कुछ सोच रहे होते हैं और डेविएटेड रहते हैं, और जितना वो मैक्सिमम परफॉर्म कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे होते। तो बहरहाल आपने अब यही देखना है कि अब आपका मुकाबला किसी से नहीं है, आपने अपना ब्रेन और अपने अपने मसल्स बिल्कुल सही तरह चलाने हैं, और जितना आपके अंदर है, जितना भी है, कोई इशू नहीं है। अब आपने नहीं सोचना क्या है क्या नहीं है, जितना भी कुछ आपके अंदर है ना, वो आपने क्या करना है, अपने पेपर के ऊपर परफॉर्म कर देना है। ठीक है, निकाल लेना है आप जितनी भी आपके दिमाग में चीजें हैं, यानी जो भी आपने लिखना है, तो वो सब कुछ आपने अब डालना है। मतलब कुछ रहना जाए, मतलब आप ये ना कहो कि मैं ये कर सकता था, मेरे अंदर ये सब कुछ था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो ये जो आपके पास है ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये सोच ही नहीं होनी चाहिए। आपको जितना मैं कर सकता था ना, मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकता था, मैंने बेस्ट परफॉर्म कर दिया। अगर आप ऐसा कर गए तो एक तो आपके नंबर यकीनन अच्छे आएंगे, अगर कुछ कम भी आ गए तो आप उस वक्त ये नहीं कह पाओगे कि मैं इससे अच्छा कर सकता था, क्योंकि अब आप सेटिस्फाई होंगे। तो ये चीज आपके जहन में होगी कि कोई दूसरी चीज नहीं, सिर्फ पेपर जो आपने हल कर रहे हैं, टेस्ट आपका चल रहा है, वो आपने बेहतरीन तरीके से इतना अच्छा कर सकते हैं, वो आपने परफॉर्म करना है। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई, और वो है कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। फिर जो आप पेपर कर रहे हो, वो पेपर आपने कैसे करना है, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पेपर को एनहांस कर देती है, क्योंकि पेपर चेक होना है। तो एग्जामिनर की सोच से सोचना है कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जो वो लाइक करे। मतलब आप अपनी तरफ से ना सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा दूसरों से मेरे पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। आप सोचो एग्जामिनर को क्या पसंद है, जो चीज एग्जामिनर को पसंद है ना, वो आपने करना है। तो उसी चीज को सोचना है। फिर चंद एक टिप्स है जो टिप्स मैं आपको दूंगा जिससे आपको फायदा हो सकता है, और वो इसी पर्सपेक्टिव में है। तो इसको पहली टिप पे चलते हैं, और वो ये कि आपने इमीडिएटली आंसर करना है। ये इमीडिएट आंसर क्या होता है, मतलब बहुत अच्छे सोचते हैं भाई ये सवाल तो मुझे अच्छी तरीके से आता है, पहले मैं वो लिखूंगा, फिर मैं वो लिखूंगा, फिर मैं असल बात लिखूंगा, फिर मैं आखिर में रिजल्ट निकालूंगा, फिर मैं अपनी और बात करूंगा, मैं भर दूंगा पेपर को। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अगर क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, तो आपने डायरेक्टली शुरू करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, इट इज डिफाइंड एज, तो एग्जैक्टली वही आंसर लेना है। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी बात समझा दूं आपको मैं कि क्या तरीकाकार होता है, कि जो क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन में कुछ चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स पीरियोडिक ट्रेंड्स। अब जो पीरियोडिक ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेफिनेशन, ये क्या है, कीवर्ड्स।
इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल आपने फौरन ही स्टार्ट करना है, ठीक है ना, जितना जल्दी हो सकता है। मतलब अगर एग्जामिनर उसको पढ़ना शुरू करे आपके हेडिंग के फौरन बाद, उसमें इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, सयाक और सबाक नहीं होना चाहिए, मतलब पहला क्या, आखिरी क्या, दरमियान क्या, नहीं। आपने साइंटिफिक नॉलेज में ऐसा होता है हमेशा कि आप प्रॉपरली आपका जो आंसर है वो शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर कोशिश करनी चाहिए उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल ना सिर्फ क्वेश्चन को हल करते हुए शुरू में हो, बल्कि दरमियान में भी हो और आखिर में भी आपके पास उनके कुछ रिजल्ट्स के अंदर भी वो जवाबात या वो कीवर्ड्स होने चाहिए। इस तरीके से एग्जामिनर जहां से पढ़ेगा उसको लगेगा कि क्वेश्चन का आंसर रेलिवेंट है, ठीक है। तो रेलिवेंसी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलते हैं दूसरी टिप पर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, या फिर कोई डायग्राम है, कोई रिलेशनशिप है, कोई ऐसी चीज जो कि आप बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है ना, उसको एक प्रॉपर प्लेस में लेके जाओ। मतलब ऐसा ना हो कि आपके पास पेपर खत्म, यानी शीट खत्म हो रही हो और बस आप लास्ट में इसको बस गुजार दो, नहीं। उसको अगर ऐसा भी है तो उसको अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर अच्छे तरीके से फुली तौर पर रिप्रेजेंट करो, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जैसे डायग्राम होती हैं या लेबलिंग की हुई कुछ फीचर्स होते हैं, कोई टेबल्स होते हैं, वो चीजें बहुत ज्यादा क्रूशल होती हैं। टीचर्स हमेशा सबसे पहले वहां देखते हैं कि बच्चे का वहां नॉलेज कितना स्ट्रांग है। अगर वहां पर स्ट्रांग है तो समझ लीजिए टीचर समझेगा इस बच्चे को आता है, वो थ्योरी का पोर्शन कम पढ़ेगा लेकिन वो डायग्राम और लेबलिंग को ज्यादा अच्छी तरीके से देखेगा। तो आपने उनको बाकायदा एक प्रॉपर प्लेस देनी है ताकि वो क्या हो जाए, एक्सपोज हो, आपकी जो सलाहियत है वो खुलकर सामने आ जाए। और इस तरीके से, और डॉक्टर, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उन्हें वो अपने समझ लो फील्ड के डॉक्टर्स होते हैं, तो उन्हें फौरन पता लग जाता है कि इसको क्या बीमारी है, इसको क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो चलते हैं तीसरी टिप पर। जो आपका क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यानी जितने सवाल है, एक क्वेश्चन है, स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने के बाद उसकी मेन हेडिंग दी है, फिर उस पर उसकी डेफिनेशन की है, फिर सब हेडिंग्स दी हैं, फिर मजीद हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, और जब वो क्वेश्चन एंड हो जाए तो आपने बकायदा वहां पे लाइन लगा देनी है अगर ज्यादा जगह मौजूद है। अगर थोड़ी सी रह गई तो नेक्स्ट शीट इस्तेमाल कर लें, प्रॉपरली पता चले एग्जामिनर को कि ये क्वेश्चन यहां पर एंड हो गया है। जो नेक्स्ट आपका टिप है वो है कि इक्वेशन लेबलिंग। इक्वेशन लेबलिंग से क्या मुराद है, मतलब आप रिएक्शन लिख रहे हो ना, कुछ रिएक्टेंट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रिएक्टेंट यानी एक लिखा होता है कि कन्वर्ट फलान टू फलान, मतलब कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्कोहल, तो आपने डायरेक्ट इसको किया और खत्म कर दिया। या फिर आपको आता है कि राइट ऑन द रिएक्शंस ऑफ कुछ भी विद फला, अब आपने वो रिएक्शन लिख दिया। तो रिएक्शन एक्चुअली जब लिखते हैं तो आप एक आदत डालें कि रिएक्टेंट्स, जो इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट्स होते हैं उसके नीचे लिखें कि वो कौन सा रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट के नीचे भी लिखें कि वो कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया अल्कोहल, ठीक है ना, और या आपने अल्केन से अल्कोहल, तो नीचे लिखें अल्केन। फॉर एग्जाम्पल आपने अल्केन यूज किया है इथेन, तो इथेन लिखें। वहां पर आपने बनाया एथेनॉल, तो एथेनॉल लिखें। इस तरीके से बहुत फायदा होता है, यानी आप रिएक्शंस को लेबल करके चलें, इससे आपका एक प्लस पॉइंट बढ़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज बच्चे क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को शुरू तो सही तरह करते हैं पर एंडिंग ऐसे बस भाग दौड़ में खत्म कर देते हैं। नहीं, देखें, वैसे तो होना चाहिए कि आपके पेपर का पहला वर्ड और आपका पेपर का आखिरी वर्ड क्या होना चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। मतलब आपकी स्पीड इतनी यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि आप शुरुआत जैसे ले रहे हो और इख्तिताम जैसे कर रहे हो वो क्या हो, एक जैसी स्पीड से हो, ताकि आपकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। ये ना हो कि शुरू में तो बहुत खूबसूरत प्यारा बना के और आखिर में बिल्कुल फारिग। तो इससे क्या होता है, वो समझता है टीचर के इसको पता नहीं था टाइम मैनेजमेंट का, अच्छा स्टूडेंट नहीं है, प्रैक्टिसिंग नहीं है इसकी, बस आखिर में वो नंबर भी ऐसे ही देता है भाग दौड़ कर। तो बहरहाल अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि शुरुआत और आखिर में बहुत ज्यादा क्या होता है, एक फर्क डलता है। तो इसी तरह हर क्वेश्चन का भी शुरुआत अच्छी करें और एंडिंग बाकायदा मेंशन हो कि ये वहां नहीं लगी हो या जगह छोड़ दी जाए कि भाई ये क्वेश्चन एंड हो गया, अब नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। बाद में क्या करते हैं, क्वेश्चन चल रहा था, हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर कुछ मेन हेडिंग्स, फिर सब हेडिंग्स, और फिर बी लगाया, मतलब क्वेश्चन का बी पार्ट शुरू हो गया और उसके बाद आगे चलते रहे। अब सारा पेपर पढ़ा नहीं जाता, तो वो बी अगर ना पढ़ा गया, सिर्फ अकेला छोटा सा बी ना पढ़ा गया, तो टीचर क्या करेगा, वो समझेगा ये उसी क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है और वो 2 क्वेश्चन के 1 नंबर लगा देगा, मतलब 1 समझ के लगा देगा, या फिर वहां पे कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। तो बात यह है यहां पर है कि अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, एंडिंग देनी है। ठीक है, मैं आपको कुछ पेपर दिखाऊंगा सैंपल, तो उसमें आपको कुछ समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप पर। पेपर को बड़ा सिंपल होना चाहिए, ये ना हो कि आप उसमें से गोल दायरे और फूल और इधर से उधर से लाइनें और ऐसे, मतलब पेपर कम नजर आ रहा हो और वो आर्ट का पेपर ज्यादा नजर आ रहा हो या उसमें आर्टिस्ट बने हुए हो। नहीं, पेपर में एक खास बात होती है, इसको सिंपल होना चाहिए। किसी ने आपकी आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को चेक नहीं करना, लेकिन
ठीक है, सिंपल हो लेकिन रीडेबल, ठीक है ना, अच्छी तरीके से आपकी वर्डिंग अच्छी हो, आप स्पेसिंग अच्छी हो, ठीक है ना, प्रॉपरली हो, कीड़े मकोड़े ना हो, ठीक है। यानी आपने अगर गलती हो गई है सिर्फ एक क्रॉस लाइन लगाएं, ठीक है, मतलब एक लाइन उसके ऊपर फेर दें ताकि जब वो अगर रीड हो रही हो तो नजर आएगा प्रॉपरली। अगर वैसे अगर रीड नहीं हो रही और वो दूर से देखी जा रही है तो वो आपको मेंशन भी नहीं होगी, पता नहीं लगेगा कि वहां पे कोई गलती है। ये ना हो कि आप वहां पे अच्छी तरह से सफाई फाड़ दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा बहरहाल, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अपना तरीकाकार होता है, लेकिन सिंपल एक लाइन लगाएं और आगे चले जाएं, परेशानी ना उठाएं। हो जाती है गलतियां, यानी इंसान सही होती है, कोई थोड़ी कि अपनी गलती नहीं हो सकती। तो अगर यहाँ पर हो रही है पैराग्राफ में गलत हो गया तो एक लाइन ऐसे क्रॉस पे लगाएं और उसके बाद नीचे बनाया पैराग्राफ लिखें और चलते रहें, परेशानी नहीं लेनी है आपने। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। जो आप इस्तेमाल करेंगे ना हेडिंग, वो बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर से मुराद ये है कि वो हेडिंग, मिसाल के तौर पर अगर मेन हेडिंग है तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक जगह से होना चाहिए और जो सब हेडिंग्स हैं वो आगे से। मतलब मेन हेडिंग हमेशा यहां से स्टार्ट होंगी और सब हेडिंग कहां स्टार्ट होंगी, दरमियान से स्टार्ट होंगी। तो बहरहाल ये थोड़ा सा जैसे आप बुक में देखते हो कि ए पॉइंट में अगर 1 और 2 पॉइंट मजीद हैं तो ए और 1 और 2 थोड़ा सा स्पेस्ड होता है। इस तरह आप भी कोशिश करें कि जो टाइप्स लिख रहे हो, टाइप मेन हेडिंग है और जो उसके अंदर टाइप्स लिख रहे हैं कौन कौन सी हैं, वो सब हेडिंग्स हैं, तो उनका थोड़ा सा अलग करके लिखें ताकि एक प्रॉपर वे लगे। ए बी सी डी चल रही है तो वो भी तरीके से चले और उनके दरमियान में कहीं कहीं 1 2 आ जाती है, फिर 1 2, क्योंकि ए में भी 1 2 हो सकती है, सी में भी 1 2 हो सकती है। तो ए की 1 2, सी की 1 2 से, यानी सी की सब हेडिंग से डिफरेंट लगनी चाहिए। ये ना हो कि लगे कि रिपीट हो रही है। हर जगह पे डेफिनेशन से स्टार्ट ना करें, डेफिनेशन बार बार आएगी, ठीक है। तो वो बस अगर आप लिख रहे हो टाइप्स, 2-3 चीजों की टाइप लिखनी है, टाइप ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो यूं लिखें टाइप्स। हो सकता है आगे आपको टाइप लिखनी पड़ जाए, मिसाल के तौर पर अल्काइल हैलाइड की, तो उस टाइप और उस टाइप की हेडिंग में फिर टीचर को परेशानी होगी चेक करते हुए कि भाई वो किसकी टाइप लिख रहा है, वो किसकी टाइप लिख रहा है। लिख लें टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो आप प्रॉपरली मेंशन करें चीजों को कि किस तरीके से आप क्या लिखना चाह रहे हो, ताकि यूं अपने रखना है ध्यान में कि टीचर या एग्जामिनर जहां से पढ़े उसको वो फौरन समझ में आने लग जाए, अच्छा ये इसकी टाइप लिख रहा है और आगे ये लिखेगा, और वाकई में वही चीज लिखी भी होगी तो नंबर आपके फुल। ठीक है, ये नहीं कि टाइप कुछ और अंदर कुछ और हो, लेकिन टाइप्स यानी मिसाल के तौर पर हेडिंग्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। हेडिंग्स ही स्ट्रक्चरदारी होती है कि बच्चों को पता है इसने पहले डेफिनेशन लिखी है, फिर उसने एक्सप्लेनेशन लिखी है, फिर उसने एग्जांपल लिखी है, तो पता लगता रहता है। अगर इसमें उल्टी सीधी बातें होंगी तो खुद ब खुद हेडिंग्स भी गलत होना शुरू हो जाएंगी। तो हेडिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया करें। नेक्स्ट टिप है मैनेजमेंट ऑफ टाइम पर। मैनेजमेंट ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी तौर पर आपका बॉस होनी चाहिए हर सूरत, और आपको बताना चाहिए कि मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 मिनट में करना है, लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम 12 मिनट में करना है। कंप्लीट आपके पास आपका दिमाग तैयार होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस को कितना वक्त लगाना होगा। ठीक है, एवरेज टाइम भी बाजू का यूज होता है, कुछ क्वेश्चन थोड़े लंबे और कुछ छोटे होते हैं, लेकिन फिर आप देख लेंगे 3 क्वेश्चन जितनी देर में होने चाहिए थे वो तीनों उतनी देर में हो जाए। ये ना हो कि आखिर में कहे ओहो रह गया घंटा और काम 1.5 घंटे का रह गया है, तो फिर आप भागना दौड़ना शुरू कर दें। नहीं, आपको टाइम मैनेज करके जाना पड़ेगा। जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो हर वक्त अपने पास घड़ी बल्कि उतार के सामने पेपर के ऊपर रख लें। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, घड़ी बार बार देखते हैं, फिर ना रखिएगा, वरना आप डेविएट हो सकते हैं। मतलब आपको बताना चाहिए क्वेश्चन स्टार्ट हुआ या 3 मिनट में लगाए हैं, उसके बाद आपने क्या किया, क्वेश्चन को राइट किया और फिर उसके बाद क्या कहते हैं घड़ी दोबारा देख लिया, 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे राइट कर लें और फिर देख लें कि मैं सही जा रहा हूं या नहीं। मतलब आपकी ट्रैकिंग दुरुस्त होनी चाहिए, ना कि आपका सेंस जो है वो, या आप कह लें सेंसेस ही खराब हो जाए आपके, ओहो टाइम खराब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ और मैंने कहा डेविएट होनी नहीं चाहिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। और छोटी सी एक टिप जो कि लास्ट टिप है यहां पर, वो है प्रूफ रीडिंग। यानी आपने काम करना है कि जब सारा पेपर कर लें तो लाजमी तौर पर 5 to 10 मिनट्स आपके पास बचने चाहिए। ये भी आपके टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है। वो जो आखिरी 5 to 10 मिनट्स है उसमें आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आप अपना पेपर चेक कर रहे हैं खुद ही, और आपने उसे चेक करना है और उसमें सारी हेडिंग्स देखनी है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों की हेडिंग्स में ही मिस्टेक हो रही होती है, यानी कि जो चीज ज्यादातर दिखती है हेडिंग्स हैं जो पहले दिखेंगी उनमें भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। बेशक स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा काउंट नहीं होती, लेकिन आपका एक इमेज बनाती है, आपकी ग्रामर आपका इमेज बनाती है, आपका पेपर का स्ट्रक्चर आपका इमेज बनाता है। तो अगर आपकी इमेज अच्छी बन जाएगी, चाहे आपने कंटेंट थोड़ा सा हल्का भी लिखा है तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। लेकिन आपकी इमेज ही बुरी है अगर एग्जामिनर के जहन में कि बच्चा बस एम ही है, दरमियानी है, लिखेगा पता नहीं क्या लिखेगा, तो वो नंबर भी उसी तरीके से काट भी सकता है। तो बहरहाल आप उसे मौका ही ना दें कहीं बार कि जो इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं उनको हाईलाइट करके रखें। तो बहरहाल
प्रूफ रीडिंग भी करें, ताकि आपकी गलतियां होती हैं, लाजमी होती हैं, वो आप कर देंगे तो वो जब आप दोबारा पढ़ोगे तो वो खत्म हो जाएंगी। अब चलते हैं अपने सैंपल पेपर की तरफ कि आप कौन कौन से पेपर किस तरीके से, कुछ मैंने पेपर रैंडमली निकाले अपने स्टूडेंट्स के तो चेक होने आए थे बहरहाल, तो उनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो थोड़ा सा आप देखें कि आपको क्या बदलना चाहिए या आपको किस तरह से कुछ अच्छा होना चाहिए। कुछ मैं थोड़ा सा उस पर कमेंट भी कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखेंगे, ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज में एग्जाम में यानी आपने 1 2 3 पॉइंट लगा लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, आपने 4 पॉइंट्स दे दिए। जब आपने 4 पॉइंट्स दे दिए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो हर एक पॉइंट कंसीडर होगा, जैसे कि 2 पॉइंट्स फॉर 1 मार्क। इस तरीके से आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। मतलब आप कोशिश ना करें कि अगर आपके पास 2 नंबर का पेपर है तो आप उसके अंदर से 3 पॉइंट लिखें, कोशिश करें 4 कर लें या 2 कर लें, 6 कर लें। मतलब एक खास तरतीब हो ताकि जब एग्जामिनर उसको डिवाइड करे, हाँ इसने 2 पॉइंट लिखे हैं पूरे पूरे, बड़े हैं तो छोटे हैं तो 4 पॉइंट लिखे हैं तो वो अच्छे नंबर मिलेंगे। इस तरह आप देखें, यहाँ कोई सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी है या कंपैरिजन है या फिर कोई दोनों चीजों के दरमियान फर्क आपने करना है किसी खास तरीके से कंपैरिजन करके, तो कोशिश करें कि लाइन जरूर लगाएं दरमियान में। ठीक है, इस तरीके से पता चलता है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ में आता है कि ये क्वेश्चन किस तरह का है। अब देखें, ये हमारे पास इसका ये क्वेश्चन चेक करें, इस क्वेश्चन की प्रॉपर एंडिंग है, मतलब ये दिखाने की कोशिश आ रही है। हर जगह पे ऐसे ही है बहरहाल। ये आपके पास सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ये क्वेश्चन एंड हो गया, डायग्राम को वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंस और प्लेस दी गई है और फिर उसके बाद उसकी एंडिंग कर दी गई है। तो आपने देखा कि ये होती है प्रॉपर एंडिंग और प्रॉपर प्लेसमेंट। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने कहा ये प्रॉपर प्लेसमेंट के साथ है। इसको अगर लेबलिंग मजीद कर ली जाए, कार्बन हाइड्रोजन कहाँ, हाइड्रोजन अगर लिखें तो वो बेहतर होगा। ये एक डायग्राम वो थी जो आपको पहले बताई गई है, सिंपल, और फिर बेंजीन की ये डायग्राम और बेंजीन की ये, यानी ये देख रहे हैं कि प्रॉपरली मेंटेन किया गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेक्यूलियर बिहेवियर लिथियम का भी हो सकता है, बेरिलियम का भी हो सकता है, उम्मीद है शायद आ जाए कल। तो देखें, इसमें बुक में ये पॉइंट नहीं दिए गए, हार्डनेस कैसी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा है या वेपर डेंसिटी वगैरह। तो बात यहां पर ये कि आप इसको अगर हेडिंग डाल देंगे तो ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा। इस तरीके से बेहतर तरीके से आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, इसने क्रैकिंग लिखी है, क्रैकिंग के बाद उसकी यानी डेफिनेशन एग्जांपल दी है, फिर उसकी टाइप पर गए, फिर टाइप्स को बाकायदा तौर पर यहां मेंशन किया है, फिर अलग अलग भी लिखा है। लेकिन इसके दरमियान में ये भी लिखा है कि वो कौन सी शय, जैसे नेचर ऑफ प्रोडक्ट के जिसके जरिए से आप इसकी आप थर्मल क्रैकिंग कर सकते हो, ये बुक में है लेकिन बाय हेडिंग नहीं है, तो आप वहां पे हेडिंग के जरिए से उसको बता सकते हो। ये एक फर्स्ट ईयर का पेपर आपको दिखा रहा हूं, ये इस रीजन से दिखा रहा हूं कि जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको भी प्रॉपर्ली आप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, बाकायदा तौर पर इसमें लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3, फिर यानी पार्ट नंबर 3 है ये। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखें ये प्रॉपर्ली इसको स्टार्ट किया गया, एंड के अंदर दोबारा से नंबरिंग दी गई, लिखा गया प्रॉपर्ली, हेडिंग दी गई है सही सही, और साथ साथ फार्मूलाज को लेबल किया गया है ताकि अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद ये नया क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले फिर नंबरिंग दी गई है। तो नंबरिंग बाकायदा तौर पे प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जितनी प्रॉपर हो जाएगी उतना फायदा होगा। ये हेडिंग का बड़ा अच्छा तरह इस्तेमाल किया है, हेडिंग भी लगाई गई है और साथ साथ उसके इंडेंट्स या कह लीजिए जो बुलेट्स हैं वो भी इसी तरह से प्लेस किए गए। तो ये चीज हाईलाइट कर दी गई। अगर आप मार्कर नहीं भी खोलते हैं, अच्छी बात है, ना खोलें बेशक, अगर टाइम आपके पास कम है या आपकी स्पीड कम है तो आप नीचे छोटी सी एक लाइन लगा दें, अंडरलाइन कर लें। इस तरह भी क्या होता है, क्वेश्चन के दरमियान में जो एग्जामिनर कोई चीज ढूंढ रहा होता है कि भाई ये चीज भी होनी चाहिए, तो वो चीज भी उसको मिल जाती है। तो बहरहाल आज के लिए थोड़ा सा इसी तरह से चंद एक बातें आपके साथ शेयर करनी थी ताकि आपके एग्जाम के अंदर क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सके। उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जो आप पेपर देंगे या कल पेपर देंगे या अगले पेपर देंगे, उनके अंदर का ख्याल रखेंगे और सिर्फ अपने हाथ को और अपने दिमाग को चलाएंगे, और उस दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको पेपर से डेविएट कर दे। तो बहरहाल ये वाला जो आपको मिल चुका है एक खजाना टिप्स का, अपने दूसरे लोगों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और अपने छोटे बड़ों के साथ शेयर करें। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।